हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़े थे 1773 से लेके 1853 तक चार्टर एक्ट। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो कंपनी के अधीन था चार्टर एक्ट, और यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन अब आएगा आगे, क्योंकि कंपनी से सत्ता परिवर्तन हुआ, ब्रिटिश क्राउन के पास हुआ गया। तो इसके पीछे एक तर्क ये है, क्योंकि ब्रिटिश पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो डायरेक्ट शासन करता था, और उसके बाद में उसमें एक कन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल होता था वो अपने आप को कभी कभी ये बोल देता था कि हम राजा हैं जो, क्योंकि वो 1813 में अगर देखें तो उस टाइम में अगर देखें तो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने मुगल शासन से नहीं मिला था। उन्होंने बोला था कि अब उनकी जरूरत है आकर मुझसे मिले। लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई तो अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्या हुआ, क्राउन का प्रतिनिधित्व हुआ। अब इसमें यह होता था कि हाँ, उन्हें मिलना होता था, यह माना जाता कि ये क्राउन के प्रतिनिधित्व हैं। इसी वजह से उन्हें बोलचाल भाषा में वायसराय कहा गया, क्योंकि वायसराय शब्द जो है ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं है, ये बोलचाल वाली भाषा है। अब यहाँ हम 1858 का एक्ट, चार्टर एक्ट देखेंगे, और इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट है 1858 का चार्टर एक्ट। इसको एक बोला गया है अच्छा शासन चलाने वाला एक्ट। एक इस टाइप का इसे टाइटल दिया गया है कि 1858 के चार्टर एक्ट को अच्छा शासन चलाने वाला एक्ट बोला गया है। दूसरा चीजें इसमें क्या किया गया कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, कि ब्रिटिश के ताज के अधीन। अब इसे जो कंट्रोल करना पड़ता था, तो एक भारत सचिव का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्यीय सदस्य होते थे। तो भारत सचिव का गठन। इस परिषद में कितने होते थे, इस परिषद में 15 सदस्य। अब ये भारत सचिव जो होता था ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था भारत सचिव, और ये कैबिनेट मंत्रालय का कोई मेंबर होता था। अब ये अगर यहां देखें तो गवर्नर जनरल का वायसराय बोला जाने लगा। पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। ये हमारे एक्ट का कुछ विशेषताएं हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन, अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये प्री पर्पज से है, मतलब यहाँ आपको तो मेंस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये जितना होगा ये प्री पर्पज, जैसे यूपीपीसीएस प्री है, आरओ एआरओ प्री है, उसके बाद में यूपीएसआई या एलटी ग्रेड सारे के लिए है। तो ये हमारा 1858 का कुछ चार्टर एक्ट का इंपॉर्टेंस था। अब इसके बाद में हम लोग 1861 के चार्टर एक्ट का डिस्कशन करेंगे।
भारत परिषद अधिनियम, इसके कुछ खासियत है, बहुत खासियत है, क्योंकि इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को रखा गया था, मतलब भारतीय सदस्य पहली बार इस अधिनियम में आए, जो 3 भारतीय थे। एक कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव। ये 3 भारतीय थे जो उसमें गैर सरकारी सदस्य के लिए नामित हुए थे गवर्नर जनरल के परिषद में या वायसराय के परिषद में, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल, अब वायसराय। दूसरा चीज है इसमें पोर्टफोलियो आया या मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि एक मंत्रालय का डिपार्टमेंट, कि जैसे आज के टाइम में शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऐसे उस टाइम में उसी को पोर्टफोलियो देते हैं, कि मतलब किसी का काम को बांट देना। तो यहाँ पोर्टफोलियो को बोला गया। तो ये पोर्टफोलियो किस एक्ट के थ्रू आया? 1861। यहां अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, या वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये हमारे यहां से ये 3 पॉइंट है। इसमें अगर हम देखें तो ये 2023 के पीसीएस में क्वेश्चन में पूछ भी लिया गया है प्री में, कि पोर्टफोलियो किस में आया था। तो उसमें हिंदी ट्रांसलेट अलग किया था, विभागीय समितियां बोला था, लेकिन इंग्लिश में पोर्टफोलियो ही लिखा था। तो अगर ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम देखेंगे कुछ चीजें हैं, जैसे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि चुनाव का डायरेक्ट प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या? चुनाव शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द आया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या था? यहां भी मतलब गवर्नर जनरल के गैर सरकारी सदस्यों की में वृद्धि की गई, लेकिन इतनी वृद्धि नहीं की गई कि सरकारी सदस्यों के बराबर पहुंच जाए। दूसरा चीज है इसमें ये अप्रत्यक्ष रूप का मतलब यह था कि कुछ चीजें, जैसे कुछ विश्वविद्यालय के सदस्य या और इसमें जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य चुनकर जाते थे, लेकिन होता था क्या था, मान के चलिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बंगाल से चुनकर गए, लेकिन जब वहां वो पहुंचते थे काउंसिल में, तो उनका ये प्रोविजन था कि अगर वो गवर्नर जनरल चाहे तो रखे, नहीं तो नहीं रखे। तो इस टाइप के जो चुन के जाते थे, तो ये कहा गया कि यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रयोग किया गया। तो ये 1892 के भारत परिषद अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग जो देखेंगे, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार। अब ये मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, पहले ये हम लोग को पता कर लें। तो मार्ले था भारत सचिव,
मिंटो वायसराय या गवर्नर, गवर्नर जनरल। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ गवर्नर जनरल जो हम लिख रहे हैं, अगर आप चाहे वायसराय लिख लीजिए, लेकिन बहुत सारी बुक में सिर्फ वहां 1858 के एक्ट में वायसराय लिखा है, बाकी हर जगह उसने गवर्नर जनरल का मेंशन नाम करके किया है। तो अगर जरूरत है तो आप गवर्नर वायसराय लिख सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी बुक वाला इस तरह गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय यूज नहीं किया आगे के एक्ट में। तो यहाँ मार्ले जो थे भारत सचिव था, मिंटो जो थे गवर्नर जनरल थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि सांप्रदायिक जनक किसे कहा जाता है, तो यहां अगर देखा जाए तो मिंटो को, क्योंकि उस टाइम में गवर्नर जनरल था और इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि यहां बोलते हैं संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन पद्धति लाई गई जो मुस्लिमों के लिए था, पहली बार मतलब ये हुआ था। अच्छा, ये मामला, इसके पीछे क्या कारण है कि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया। अब अगर हम देखें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, इसके कुछ सदस्य जाके मिंटो से मिले थे शिमला में, और ये अपने बात रखी थी, और ये यहां बोला गया कि हमें एक अलग निर्वाचन दिया जाए जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही लोग खड़े हो सके और मुस्लिम ही वोट डालें। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें लाया गया। एक इसमें यह था कि भारत के गवर्नर जनरल के काउंसिल में पहले अगर कोई सदस्य थे तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और कहीं कहीं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लिखा है। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के परिषद में कौन थे? सिन्हा। इनको जो गवर्नर जनरल के परिषद में जो पद दिया गया था वो विधि सदस्य बनाया गया था, विधि सदस्य। ये पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के परिषद में, वहां गवर्नर जनरल के परिषद में 1861 के एक्ट में नहीं बनाया गया था कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को, उनको सिर्फ शामिल किया गया था, और यहां गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल किया गया है। उसमें पहले विधि सदस्य कौन थे? सर दिनकर राव, ओ सॉरी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब अगर यहां देखें तो इसे बोला जाता है, क्योंकि इसी का एक जड़ था, जो ये पार्लियामेंटो सुधार था, यही जड़ था भारत का विभाजन, क्योंकि यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और यही इसका जड़ बना आगे जाके भारत का विभाजन के लिए। दूसरा चीज इसमें यह था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के साथ में इसमें यह लाया कि 16 जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, मतलब ये सेंटर की बात हो रही है, 16 सदस्यों से इसकी संख्या 60 कर दी गई। लेकिन प्रांतों में इसके एक समान संख्या नहीं थी, हर प्रांत में अलग अलग संख्या होती थी। सिर्फ ये केंद्र में 16 सदस्यों से 60 कर दी गई थी। अब हम देखेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम।
1919 भारत परिषद अधिनियम। अब 1919 देखें, अच्छा वो चाहे 1919 हो, 1909 हो, या उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, सब ये संवैधानिक सुधार थे। क्योंकि 2016 के पेपर में अगर हम देखें आईएएस में, तो उसमें बोला था कि 1919 का सुधार किस टाइप का सुधार है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए थे। सोशल रिफॉर्म, संवैधानिक रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इसी तरीके से लेबर रिफॉर्म, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। तो जितने भी हम लोग सुधार पढ़े वो सारे संवैधानिक सुधार थे। तो इस तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन किस सुधार से रिलेटेड है। तो 1919 किससे रिलेटेड है? संवैधानिक सुधार। ये कब आया था? तो ये अगस्त 1917, हो सकता है ये डेट अलग हो, लेकिन अगस्त 1917 में आया था। और इसको अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसको बोला जाता है अगस्त डिक्लेरेशन। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 है, अगस्त डिक्लेरेशन अगर पूछे तो 1917। वो अगर अगस्त डिक्लेरेशन के मतलब है कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, ये जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये क्या थे? भारत सचिव। और ये क्या थे? गवर्नर जनरल। अब यहां अगर देखें तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था के मतलब कैसे? जैसे आज के टाइम में लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरीके से उस टाइम में था द्विसदनीय व्यवस्था। उसके बाद में अगर इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखें, मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना। इसके लिए लोक सेवा आयोग से रिलेटेड एक ली कमीशन बनाई गई थी 1926 में। 1926 में ली कमीशन बनाई गई थी, और इसने कुछ रिपोर्ट दिया था कि अगर हम इतने % से वृद्धि करेंगे तो 2050 तक 50% लोक सेवक भारतीय होंगे। इस टाइप का इन्होंने अपना सुझाव दिया था। अच्छा, यहां यह कंफ्यूजन नहीं होना है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 में हुई या 1935, क्योंकि 1935 में जो हुई है वो अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ, जैसे आज के टाइम में यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो 1935 का। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना देखें तो ये 1919। तो ये एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लोक सेवा और अखिल भारतीय, क्योंकि वहां अखिल के मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज की बात, यहाँ लोक सेवा पब्लिक सर्विसेज की बात, पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ इसकी बात चल रही है। तो ये कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अगर आपका रिवीजन नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन आएगा कि लोक सेवा आयोग किसमें आया था? अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर यहां देखें तो कुछ चीजें इस तरह था कि जैसे कुछ भारतीयों को लिया जाता था, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य होते थे, जिसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होते थे। यहां अगर हम देखें तो एक और पॉइंट भी निकल के आएगा कि प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था, प्रांतीय द्विशासन मतलब डुअल शासन, डायरेक्टली बोल लेंगे ज्यादा सही है यहां, प्रांतीय द्विशासन व्यवस्था। अच्छा, यहां देखो अंग्रेजबाज नहीं आ रहे हैं। 1909 में मुसलमानों के लिए फिर संघ निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। अब यहां ये फिर अपने
आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां क्या किया, सिखों के लिए, यहां एंग्लो इंडियन के लिए, सिखो एंग्लो इंडियन आदि के लिए यहां भी मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति लाए। तो यहां यह हर स्तर पे अगर हम देखेंगे तो 1935 के एक्ट में भी ये पृथक निर्वाचन प्रणाली लाए। वहां क्या लाए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। तो हर ग्रुप में ये पार्ट करते थे, हर ग्रुप में ये डिवाइड है, जैसे एंग्लो इंडियन है, भारतीय यूरोपीय लोग हैं या ब्रिटिश भारतीय हैं, ये सारे लोगों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया। अब अगर हम देखेंगे तो 1935 का एक्ट अगर देखें 1935 भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन। अब इसका कुछ खासियत है, इसका खासियत यह है कि इसमें जो भारत की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एकात्मक सिस्टम होना चाहिए, संघीय सिस्टम, तो ये संघीय सिस्टम, संघीय प्रणाली की बात करते हैं। दूसरा चीज इसमें इन्होंने फिर अपना मक्कारी से नहीं गए, ये महिलाओं के लिए, महिलाओं, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब ये अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वही अगर देखें यहां तो ये पहले क्या था, 1919 का एक्ट में, 1919 का एक्ट प्रांतीय में देव शासन था, दायर किए। अब यहां क्या किया कि केंद्र में द्विशासन प्रणाली, द्विशासन प्रणाली। अब द्विशासन का प्रणाली का मतलब था कि हस्तांतरित विषय होते थे, आरक्षित विषय होते थे। हस्तांतरित विषय जो होता था वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे, और जो आरक्षित विषय होते हैं वो गवर्नर के अपने काउंसिल के सलाह पे करते थे। लेकिन इसमें ये भी इरर था, और वही वो 1919 में भी यही सिस्टम था, लेकिन वो राज्य में था। उसमें यह था कि जैसे सिंचाई हस्तांतरित में है, और कृषि अगर देखें आरक्षित में, तो ये दोनों क्लैश करते थे। इसी वजह से ये सिस्टम फ्लॉप हुआ। और तीसरा चीज ये है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि 1935 का एक्ट, जो 1935 का एक्ट है, उसी का मतलब कुछ विद्वानों ने कहा है कि भारत के कानून जो संविधान है, इसी को उतार दिया गया, इसी का कार्बन कॉपी है भारत का संविधान। इस तरह कुछ विद्वानों को मानना है कि 1935 का एक्ट ही भारत के संविधान को उतार दिया गया है। अच्छा, इसमें अगर और देखें तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन, तो ये अगर यहां से देखें, अच्छा इससे पहले आईएएस में पूछ चुका है क्वेश्चन 2021 वाले पेपर में, 2021 वाले पेपर में पूछा गया था कि किस एक्ट में महिलाओं के लिए, जैसे उसमें 2 स्टेटमेंट दिया था, उसमें एक स्टेटमेंट ये लिखा था कि 1935 के एक्ट में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया था। हाँ, लाया गया था, ये बात सही है। तो ये सारे पॉइंट से लगभग क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये हमारा 1935 का एक्ट हुआ। अब थोड़ा अगर बेसिक चीजें हम 1947 का एक्ट देख लें। 1947 भारत शासन अधिनियम, इसका अगर हम ओवरव्यू देखें
1947 का भारत शासन अधिनियम का। तो एक तो सबसे पहले ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था वो संप्रभुत्व थी, मतलब उस पर किसी का दबाव नहीं था, कोई भी कानून रखे बनाए या ब्रिटिश कानून को खत्म कर दे उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो कैसी थी, संप्रभु निकाय थी। क्योंकि कुछ लोगों का कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसका ये कुछ पॉइंट की खासियत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, संप्रभु निकाय थी। दूसरा चीज अगर इसमें हम देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, वही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ था, और 14 अगस्त को विविधता दिवस भी मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगर इसमें देखें तो गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था। गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, मतलब पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर यहां देखें जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम में गवर्नर जनरल भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को बना लिया था, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। वहीं अगर पाकिस्तान में देखें, अच्छा यहाँ एक सबको पता होता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय थे सी राजगोपालाचारी, और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान का भी पता होता है कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। लेकिन अगर वहां देखें कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली थे। और संविधान सभा के जो 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था, उसमें अगर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री देखा जाए तो लियाकत अली थे। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं तो लियाकत अली। तो ये अगर 1947 का अगर हम देखें तो ये 1947 की संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। गवर्नर जनरल पहले जो थे भारतीय और सी राजगोपालाचारी, और जो ब्रिटेन और जो पहले गवर्नर जनरल थे जो भारतीय नहीं थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये हमारा पहला चैप्टर पूरा हुआ। अब आगे हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।